हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 7 जिसका नाम है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर का मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकंड वीडियो है और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। चलिए समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। इन फोर्सेस को हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब ये जो अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस हैं, इनकी स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है और उस सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच की दूरी क्या है। Even a slight increase in the distance decreases the interparticle forces drastically. यहाँ तक कि इंटरपार्टिकल के बीच में यदि हम थोड़ी सी भी दूरी बढ़ा दें तो इससे उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। The strength of these forces ultimately decides the physical state of the substance. तो इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ से ही हम ये पता करते हैं कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। Our scientific heritage. Do you know that since ancient times people have been thinking about how far things could be broken down and what is matter made up of? क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी, पुराने समय में जो लोग थे वो ये सोचते थे कि किसी मैटर को कितना ज़्यादा तोड़ा जा सकता है, कितनी छोटी यूनिट में तोड़ा जा सकता है और मैटर किस चीज़ का बना है। आचार्य कणाद, एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु। आचार्य कणाद जो कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु का आइडिया दिया। He believed that the matter is made up of tiny, indivisible, eternal particles called परमाणु। उनका मानना था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसे और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। दिस आइडिया वाज रिटन इन हिज वर्क कॉल्ड वैशेषिका सूत्रास। और उनका ये आइडिया उनके द्वारा लिखी हुई बुक वैशेषिका सूत्रा में दिया गया है। Let us explore how these attractions vary in different states. चलिए पता करते हैं ये जो attractions है वो different states में अलग अलग कैसे होते हैं। Solid state. How are constituent particles held together in solid? तो ये constituent particles हैं वो solid में कैसे जुड़े रहते हैं। Let us find out. Collect a few solid objects such as a piece of iron or an iron nail, a piece of rock salt, a stone, a piece of wood, a key and a piece of aluminium. तो कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पीस ऑफ आयरन या आयरन नेल, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है, रॉक सॉल्ट, स्टोन या फिर वुडन ब्लॉक या की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, ये ले लीजिए। ऑब्जर्व देयर शेप्स एंड साइजेस। इनके शेप एंड साइज को ऑब्जर्व कीजिए। ट्राई हैमरिंग देम। अब इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कीजिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स को। इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर? अब इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से आप क्या सोचते हैं जो ये पार्टिकल्स हैं जिनसे ये ऑब्जेक्ट्स मिलकर बने हैं, ये पार्टिकल्स किन ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं? You must have noticed that all these objects are solids. आपने नोटिस किया होगा कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स सॉलिड हैं। They have a definite shape and volume. इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित है, मतलब बदलता नहीं है। इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही एक जैसा रहता है। This is due to the
the fact that in solids the particles are tightly packed and the interparticle attractions are very strong. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. These strong forces of attraction hold the particles in fixed positions, preventing them from moving freely. और इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उससे ये पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पर बने रहते हैं और वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं. The particles can only move to and fro about their positions, vibrate or oscillate, but cannot move past each other. ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब वाइब्रेशन तो उनमें हो सकता है, लेकिन ये जो पार्टिकल है सॉलिड्स में वे कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं. इन द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दीज पार्टिकल्स अपार्ट. क्या सॉलिड स्टेट में कोई ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं? When solids are heated, their particles vibrate more vigorously. जब हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं. A stage is reached when these vibrations become so vigorous that the particles start leaving their position. और जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इनके बीच में वाइब्रेशंस इतना तेज़ हो जाता है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ने लगते हैं, अपनी जगह को छोड़ने लगते हैं. द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकन्ड एंड द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो कम होने लगता है, जिससे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड. और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. मतलब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे हम फिगर में देख सकते हैं ये सॉलिड है, इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं पार्टिकल्स में और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं. फिर हम इसे और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ने लगते हैं और इधर उधर होने लगते हैं, जिससे ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और वो टेम्परेचर जिस पर यह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जनरली इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर समवॉट फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर्ड टू दोज इन द सॉलिड स्टेट. जनरली लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट की अपेक्षा एक दूसरे से दूर होते हैं. मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड की अपेक्षा एक दूसरे से दूर होते हैं. आइस इज एन एक्सेप्शन, इट्स पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट देन दोज इन वाटर. आइस एक एक्सेप्शन है क्योंकि आइस एक सॉलिड है, लेकिन फिर भी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर की अपेक्षा एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं. Some solids have weak interparticle forces of attraction, so their melting points are low. कुछ solids में weak interparticle forces होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल के बीच में weak forces होते हैं जिसके कारण उनके melting point कम होते हैं. While others have strong attractive forces and have high melting points. लेकिन जिन solids के particles में strong attractive forces होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर शोन इन टेबल 7.1. आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. मतलब आइस 0 डिग्री
ये मेल्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरिया का है 133 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, व्हाट अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस? सॉलिड्स का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम होता है। क्या लिक्विड और गैसेस का भी डेफिनाइट वॉल्यूम होता है या नहीं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।